जय जवाहर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक सेकंड पेपर के 5th चैप्टर के अंतर्गत 5th चैप्टर आपका नाभिक यानी कि न्यूक्लियस है और इसके अंतर्गत हम आपको आज रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिवता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखें, सन 1896 ईस्वी में यानी 1896 में सन 1896 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी बेक्वेरल। तो हेनरी बेक्वेरल ने ये पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट नामक एक लवण था, इस लवण के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। गुणों के अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि ये पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट को सफेद रंग के कागज में पुड़िया बना करके रख दिया गया था और इसके बाद वो संयोगवश किसी काम को करने चले गए। फिर जब रिटर्न होकर के कुछ समय के बाद आए तो उन्होंने देखा कि जो सफेद कागज था वो सफेद कागज अब धीरे धीरे हल्का हल्का काला हो गया था। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण इन्होंने बताया कि ये जो पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट है इसके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ है और उस विशेष प्रकार का पदार्थ इन्होंने बताया कि वह विशेष तत्व यूरेनियम है और यूरेनियम के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है कि वह स्वतः किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेक्वेरल ने सन 1896 ईस्वी में प्रयोग के दौरान ये पाया कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं और ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया। इनसे निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा गया और पदार्थ का ये जो गुण था, पदार्थ का यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाया। चूंकि निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा गया और इन किरणों के बारे में सबसे पहले बेक्वेरल ने बताया था, इसलिए इनको बेक्वेरल किरणें भी कहा गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात यह भी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि यूरेनियम का खोज हेनरी बेक्वेरल ने किया था। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और ये फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1896 ईस्वी में किया था। तो यूरेनियम की खोज किसने किया था बताइए आप? हेनरी बेक्वेरल ने किया। जब क्वेश्चन किया जाए तो आप जवाब दिया करें। और इसके बाद ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये 1896 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि प्रारंभ में तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि केवल यूरेनियम के अंदर ही रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेडियो एक्टिवता का गुण जो भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिकों में पाया जाता है और भारी नाभिकों में नाभिकीय बल कम हो जाता है और उनके नाभिक के मध्य प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाता है, जिसके वजह से भारी नाभिक
नाभिक जो होते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं, यानी इनके अंदर रेडियो एक्टिवता का गुण आने लगता है। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि अब यहां तक वैज्ञानिकों के दिमाग में केवल एक बात बैठ गई थी कि रेडियो एक्टिवता का गुण केवल यूरेनियम में होता है। लेकिन इनके 2 साल के बाद यानी 1898 ईस्वी में पेरी क्यूरी और उनके पत्नी का नाम था मैडम क्यूरी। पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने सन 1898 ईस्वी में एक प्रयोग किया, और प्रयोग क्या था, इन्होंने 30 टन पिच ब्लेंडी लिया। पिच ब्लेंडी जो होता है ये कोलतार का एक उत्पाद होता है, कोलतार में से निकलता है। तो इन्होंने 30 टन पिच ब्लेंडी लिया और 30 टन पिच ब्लेंडी से अथक परिश्रम करके लगभग 2 साल तक इन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग के उपरांत इन्होंने 2 मिलीग्राम रेडियम पाया। 2 मिलीग्राम जो था ये 2 मिलीग्राम रेडियम इन्होंने पाया। तो इस प्रकार ये भी आप दिमाग में रखे रहिएगा कि रेडियम की जो खोज थी ये पेरी क्यूरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने किया था। हम आपको ये भी बता दें कि पूरे वैज्ञानिकों के दुनिया में आपने देखा होगा कि घर में या पूरे परिवार में या कुल खानदान में कोई एक साइंटिस्ट निकल जाता है। इनका केवल एक ऐसा परिवार था कि इनका नाम था पेरी क्यूरी की पत्नी मैडम क्यूरी, इन दोनों की एक लड़की थी जिनका नाम था आयरन क्यूरी, वो भी साइंटिस्ट थी, और उसका विवाह साइंटिस्ट एफ जूलियट के साथ हुआ था। यानी ये पूरा का पूरा परिवार 4 लोगों का परिवार था और चारों लोग साइंटिस्ट थे। ये पूरे विज्ञान के इतिहास में ऐसी पहली बात है, ऐसी पहली घटना है। अब हम आपको बता दें कि जब रेडियो एक्टिवता, तो सबसे पहले तो पता था कि यूरेनियम के अंदर रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है, और यूरेनियम की खोज बैक्वेरल ने किया था। इसके 2 साल के बाद रेडियम का खोज हुआ, और रेडियम की खोज पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों पति पत्नी थे, दोनों ने मिलकर के किया था। इसलिए इनको 1903 ईस्वी में दोनों पति पत्नी को संयुक्त रूप से विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद हम आपको बता दें, अब इसके बाद फिर बाद में ये पता चला कि यूरेनियम और रेडियम के अतिरिक्त अन्य जो तत्व होते हैं जैसे कि थोरियम है, पोलोनियम है, एक्टिनियम है, इनके अंदर भी रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। और फिर जो है वह अध्ययन लोगों का चलने लगा। तो ये याद रखे रहिएगा कि सबसे पहले यूरेनियम की खोज हुई, इसके बाद रेडियम की खोज हुई, यानी ये पता चला कि रेडियो एक्टिवता का गुण इनके अंदर पाया जाता है। और फिर जो है थोरियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, इनके अंदर रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। अब इसके बाद जब रेडियो एक्टिवता की जानकारी हो गई तो रसायनज्ञ रदरफोर्ड का नाम आप सुने ही होंगे। रसायनज्ञ रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जो रदरफोर्ड के प्रयोग के नाम से जाना गया। रेडियो एक्टिवता से संबंधित यह रदरफोर्ड का प्रयोग था। तो रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था? इस रदरफोर्ड के प्रयोग का हम अध्ययन करें तो इन्होंने किया क्या कि एक कांच का यू आकार का एक बर्तन लिया
और यू आकार का एक बर्तन लेकर के इसके दोनों तरफ, एक तरफ जो है ऋण आवेशित प्लेट रख दिया और दूसरे तरफ धन आवेशित प्लेट रख दिया, और फिर इसके अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। जब रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया तो इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 तरह की किरणें निकलती हैं। 3 तरह की किरणों में कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो ऋण आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो धन आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ जाती हैं, और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो सीधे निकल जाती हैं। ये न तो धन आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ती हैं, न ही ऋण आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के रदरफोर्ड ने प्रयोग के उपरांत ये पाया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 तरह की किरणें निकलती हैं। अब उन किरणों में एक किरण जो ऋण आवेशित प्लेट के तरफ जाती थी, दूसरा धन आवेशित प्लेट के तरफ जाती थी, तीसरी सीधी चली जाती थी। तो इनका नाम रखा गया अल्फा किरणें, यानी रेडियो एक्टिव उत्सर्जन के दौरान वह किरणें जो ऋण आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ती थीं उनको अल्फा किरणें कहा गया, जो धन आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ती थी उनको बीटा किरणें कहा गया, और जो किरणें सीधे निकल जाती थीं इन किरणों को गामा किरणें कहा गया। अब इसके बाद हम लोगों को डिटेल में अल्फा किरण के बारे में और बीटा किरण के बारे में, गामा किरण के बारे में और इन सब के गुणों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिलहाल अभी आपको बताया गया रेडियो एक्टिवता और फिर रेडियो एक्टिवता से संबंधित रदरफोर्ड का प्रयोग। ये सारी बातें सबको समझ में आ गई हैं? तो आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिए। इसके बाद हम आपको अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में विधिवत बताएंगे और फिर यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्षय वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।